है वो अभी भी यहाँ पर जागृत है। हमारे रीति रिवाज देखिए आप, हमारा कल्चर देखिए, हमारा हार्ट। हम टेक्नोलॉजी की तरफ बढ़ते तो जा रहे हैं पर उसके नुकसान है जो वो भी हमें कहीं ना कहीं देखने पड़ेंगे। अब सोलन की आप नींव देखिए, सोलन डिस्ट्रिक्ट की अगर आप देखें तो सोलन डिस्ट्रिक्ट आज की डेट में बहुत एडवांस हो चुका है, बहुत उन्नत हो चुका है। तो उसका जो मेन कारण है वो है मशरूम। नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है आपका एक नए पॉडकास्ट में। तो आज जो हमारे मेहमान होने वाले हैं आप है दीपांशु जी। आप बयों गांव के निवासी हैं और रिपोर्टिंग लाइन में भी रह चुके हैं और आज की डेट में ग्राफिक डिजाइन में काम कर रहे हैं। और जो रिपोर्टिंग लाइन में है इन्होंने काफ़ी सारी न्यूज़ेस जो यहाँ से दी है हरिपुर धार से, तो काफ़ी कार्य करवाया है इन्होंने। तो आपके बारे में थोड़ा सा और जानेंगे दीपांशु जी प्लीज। नमस्कार जी, मैं दीपांशु शर्मा। मैं यहाँ पर हरिपुर धार में 2019 कोरोना प्रोटोकॉल के दौरान मैंने ये रिपोर्टिंग का काम शुरू किया था। उसके बाद जब मेरी रुचि यहाँ के इलाके में बढ़ी कि हमें अपने इलाके से जुड़ना बड़ा ज़रूरी है। हम चाहे जितना मर्जी बाहर पढ़ ले लिख ले, पर हमें जो हमारी मूल है, जहाँ से हमारा आधार है, वहाँ से जुड़ना हमारा बहुत ज़रूरी है। तो फिर मैंने भी सोचा कि जब मैंने यहाँ की दशा देखी कि जब हम चंडीगढ़ या शिमला में रहते हैं तो वहाँ पर काफ़ी विकास हो चुका है, पर जब हमने वहाँ का कंपैरिजन अपने क्षेत्र से करा तो हमारा क्षेत्र कई मायनों में काफ़ी पिछड़ा हुआ था। तो फिर मुझे भी लगा कि थोड़ा हमें इस बारे में सोच विचार करना चाहिए कि थोड़ा जो हमारा इलाका है उसकी व्यवस्था का, रख रखाव का थोड़ा ध्यान दिया जाए। तो फिर मुझे 2019 के दौरान, आपको पता ही है, कोरोना का काफ़ी 2019 के बीच उसका ये था। तो कोरोना की महामारी काफ़ी फैल गई थी। तो उस दौरान मैं यहाँ पर आया तो फिर मुझे थोड़ा मैंने यहाँ पर इंटरेस्ट लेना शुरू करा। मैं कुछ सर्वे कर रहा था कुछ बायोडाइवर्सिटी बोर्ड के, तो उसके साथ साथ ही मैंने हिमाचल लाइफ टाइम्स टीवी के साथ भी काम करना शुरू करा। तो मेरा ये जो इसका बैकग्राउंड रहा रिपोर्टिंग का, वो कुछ इस तरह से शुरू हुआ 2019 के दौरान। आपको पता ही है, जॉब प्रोफाइल बिल्कुल ख़त्म हो चुका था। तो फिर मुझे लगा कि थोड़ा अपने इलाके के बारे में जानते हैं। थोड़ा मैं जब बायोडाइवर्सिटी के बारे में सर्च कर रहा था तो फिर मैंने यहाँ के बारे में भी जानना शुरू करा और फिर इस तरह से मेरा थोड़ा रिपोर्टिंग की तरफ रुझान। तो पढ़ाई कैसे हुई है आपकी दीपांशु जी? जी, जब मैं रिपोर्टिंग कर रहा था यहाँ पर तो मुझे लगा थोड़ा कि मुझे थोड़ा और लेवल अप होना है, थोड़ा हाई लेवल पे जाना है। जैसे आप देखते ही आज तक वगैरह, तो मेरा भी रुझान उस तरफ था कि थोड़ा मैं भी उस फील्ड में जाऊँ और चीज़ों को और गहराई से समझूँ कि क्या चीज़ें हैं, कैसा है, क्या नहीं है। क्योंकि बगैर शिक्षा के तो आप, एक वो है कि मुंगेरी लाल के सपने बुन रहे हो। जब तक आप उनकी सीढ़ियाँ नहीं चढ़ोगे, जब तक आप उनकी तरफ अग्रसर नहीं हो रहे और एक अच्छी शिक्षा नहीं लोगे, तब तक वो सपने पूरे नहीं हो सकते। तो इसके लिए फिर मैंने चंडीगढ़ विश्वविद्यालय को चुना। फिर वहाँ से मैंने मास्टर इन जर्नलिज्म का कोर्स करा। ये कब की बात है? ये हमारा 2022 में मैंने शुरू किया था। और स्कूलिंग कहाँ से हुई आपकी? मेरी स्कूलिंग का बैकग्राउंड तो काफ़ी, मैंने एवियंस 8वीं 8 तक मैं एवियन स्कूल से पढ़ा। उसके बाद फिर मैं दयानंद आदर्श विद्यालय जो सोलन में है वहाँ से, उसके बाद BL सेंटर पब्लिक स्कूल सोलन। उसके बाद मेरी ग्रेजुएशन भी वहीं से हुई, सोलन से ही। उसके बाद ये चंडीगढ़ से मैंने मास्टर इन जर्नलिज्म किया था। इस तरह कुछ मेरा एजुकेशन का तो बैकग्राउंड। आप रिपोर्टिंग में रहे तो क्या क्या चीज़ें आपको देखने को मिली कि कितना बदलाव और ज़रूरत है हमारे क्षेत्र को? देखिए, सबसे पहले मैं एक बात कहूँगा कि अक्सर आपने लोगों को देखा होगा कि हमारा एरिया वैसा है या ऐसा है, पर मैं आपको एक बात कहूँ कि हम भाग्यशाली हैं जो हम ऐसी जगह पैदा हुए। क्योंकि अगर यहाँ पर आप देखें तो यहाँ पर बेशक विकास का थोड़ा अभाव है, पर अगर हम यहाँ पर देखें हमारा वातावरण, एक क्वालिटी ऑफ लाइफ देखें जिसमें हम पैमाने में आते हैं, तो उसमें जैसे एयर क्वालिटी है, हमारा खान पान है, वो काफ़ी शुद्ध है। जो कि आज की डेट में अगर आप बाहर देखते हो तो आज की डेट में हम सब कंटेमिनेट फूड के आदी बन चुके हैं। पर अगर हम यहाँ पर देखें, हम अभी भी काफ़ी प्रोस्पेरस है। जो हमारी संस्कृति है वो अभी भी यहाँ पर जागृत है। हमारे रीति रिवाज देखिए आप, हमारा कल्चर देखिए, हमारा हाटी का पहनावा देखिए, हमारा खान पान देखिए, वो अभी भी एक एक अलग शीर्ष पे, एक अलग स्थान कायम रखता है। जो कि अब हम टेक्नोलॉजी की तरफ बढ़ते तो जा रहे हैं पर उसके नुकसान है जो वो भी हमें कहीं ना कहीं देखने पड़ेंगे। जो ये इलाका है, ये अभी मैं कहूँगा कि अगर इसको थोड़ा विकास की तरफ अगर आप थोड़ा अग्रसर होना चाहते हैं तो आप इसको अच्छे से विकसित कर सकते हैं। क्योंकि ये काफ़ी पोटेंशियल वाला एरिया, यहाँ पर टूरिज़्म देखिए, एग्रीकल्चर देखिए, हॉर्टिकल्चर देखिए। तो ये इलाका काफ़ी, मैं ये कहूँगा कि भाग्यशाली हम जो ऐसी जगह में पैदा हुए। तो दीपांशु जी, जैसे अभी पहले आप रिपोर्टिंग फील्ड में थे, फिर आप ग्राफिक डिज़ाइन में आ गए, तो ये जो
एक्चुअली आप जो कैरियर डिसाइड करते हैं फिर उसके बाद आप स्वाइप कर रहे हैं तो उसका क्या रीज़न रहा? देखिए इसे मैं करियर स्वाइप नहीं कहूँगा। एक्चुअली जब मैं चंडीगढ़ में विश्वविद्यालय में था तो ऑलरेडी मैं कई चीज़ें सीख चुका था। जैसे मैं रिपोर्टिंग ऑलरेडी काम कर रहा था तो मुझे उसके सूत्र पता, मुझे उसकी फाउंडेशन पता है कि उस पर कैसे काम करना है। तो फिर मुझे उस काम को एक वेल एनालाइज करना था कि जो ये मेरा टाइम पीरियड है ये थोड़ा एक वेल फर्निश्ड जाए, ये टाइम वेस्ट ना हो। जो एजुकेशन का टाइम था, क्योंकि रिपोर्टिंग के दौरान तो मुझे जब कॉलेज कैंपस में एक रिपोर्टिंग करने का मौका मिलता था तो उसमें मैं फ्लुएंट था, मुझे उसमें ज़्यादा एफर्ट मारने की ज़रूरत नहीं थी क्योंकि ऑलरेडी मैं 4-5 साल से उसमें काम कर रहा था। पर फिर मेरा ध्यान गया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ग्राफिकल डिज़ाइनिंग, कि आज का जो टेक्नोलॉजी है, जो टेक्निकल साइड, उस पर मेरा ध्यान गया कि थोड़ा इस और भी थोड़ा मुझे हाथ पसारना चाहिए। तो वो रीज़न था, क्योंकि आजकल अगर आप देखें तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, तो उस और मेरा रुझान गया। यही कारण रहा कि थोड़ा। तो अभी किस लेवल पे आ चुके हैं आप उसमें? ग्राफिकल डिज़ाइनिंग ऐसे भी कहा जाए एक बड़ा सब्जेक्ट है, क्योंकि एक कंटिन्यूसली इवोल्यूशन आता है इसमें। आप ये फील्ड ऐसी है कि आप इसमें कभी परफेक्ट ही नहीं हो सकते, क्योंकि यहाँ पर देखिए आप अभी देखिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अभी जब इसमें जब से आई है तो कहीं ना कहीं लोगों को एक डर भी है कि पता नहीं हमारे काम पे इसका फ़र्क पड़ेगा कहीं। और कहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जिसने क्रिएटिविटी को एक नया ही आयाम दे दिया है, एक वो भी है। तो इसको मैं तो कहूँगा कि अभी ये तो लंबी पहल है, इस पे तो चलते ही जाना पड़ेगा। और नौजवानों के लिए क्या सुझाव हो सकता है? देखिए मैं जो नौजवान है मैं उनको एक ही चीज़ कहूँगा कि अपनी फाउंडेशन स्ट्रांग रखें। वो क्या करना चाहते हैं इस बारे में, जो वो करना चाहते हैं उसमें गहन पहले अध्ययन करें। कि वो एक चीज़ है कि आपको बहुत ज़्यादा फोकस्ड होना पड़ेगा कि आपने गवर्नमेंट फील्ड से कुछ करना है या आप टेक्निकल अच्छे हो। इन चीज़ों का चयन बहुत ज़रूरी है। अगर आप इन दोनों चीज़ों का चयन करते हैं तभी आपका आगे जो रूपरेखा है, जब आप अपने करियर का चयन करते हो तभी वो एक अच्छा हो पाता है, जब आप ऑलरेडी वेल क्लियर्ड हो कि आपको किस फील्ड में जाना है। हाँ, चीज़ों को लेकर। हाँ, चीज़ों को लेके एक बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देखिए गवर्नमेंट फील्ड है वो टोटली अलग चीज़ है। जो अगर आप टेक्निकल फील्ड देखें तो उसमें वो है कि आपका मैटर ऑफ इंटरेस्ट कितना है, तो ये दोनों ही एक अलग है। क्योंकि आजकल आप देखेंगे पुराना दौर था जहाँ पर गवर्नमेंट सर्विसेज को काफ़ी महत्व दिया जाता था, आज भी है, ऐसा नहीं है कि अभी भी कोई वो है। पर एक टेक्निकल जो टेक्निकल फील्ड है उसमें सक्सेस रेशो बहुत हाई है, आप उसमें जल्दी सफल हो जाए। हालांकि कंपटीशन दोनों तरफ है, पर वही है कि अगर आप मेहनत करते हो और तो ज़रूर सफलता हासिल होती है। मेहनत का मिल ही जाता है। मेहनत का हो ही जाता है उसमें, वो थोड़ा जी है, वो बात तो है। क्योंकि सरकारी नौकरी में आज की डेट में आपने देखा है कंपटीशन कितना। नहीं, कंपटीशन तो देखिए, अब मैं थोड़ा हिमाचल के बारे में भी बात करना चाहूँगा। जब हम इस प्लेटफॉर्म पे बैठे तो आप देखिए यहाँ पर गवर्नमेंट सर्विसेज का क्या हाल है। अब एक बच्चा है जो पिछले 2-3 साल से स्ट्रगल कर रहा है, जो टेस्ट के लिए प्रिपेयर हो रहा है, वो भी देखिए आप हताश है, काफ़ी हताश है कि ये क्या प्रोसेस चल रहा है। क्योंकि देखिए ये सर्विसेज का ना एक बड़ा नॉर्मल लगता है अगर आप इस क्षेत्र में नहीं है, अगर आप वेल सेटल्ड है, मतलब आप कुछ और, आपका व्यवसाय कुछ और है, मगर आप उस बच्चे के बारे में सोचिए 2-3 साल से स्ट्रगल कर रहा है, जो सिर्फ एक पोस्ट के लिए वेट कर रहा है कि कब ये पोस्ट आएगी, और अभी तक वो जो वैकेंसीज है वो आपको पता है। तो ये काफ़ी एक नेगेटिव रोल है इस सरकार का, वर्तमान सरकार का, जो मुझे लगता है कि थोड़ा इन्हें भी विचार करना चाहिए कि बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ ना हो। इतने साल बच्चा रूम पे रेंट लेके रह रहा है। जी देखिए, उस हिसाब से देखा जाए तो। देखिए जी, एक अगर आप मैं बाहर की बात तो नहीं करूँगा, मैं थोड़ा इसी इलाके के बारे में बात करना चाहूँ। एक फाइनेंशियल बर्डन काफ़ी माँ बाप पे पड़ता है। अब आप देखिए हमारा एरिया काफ़ी रिमोट है, यहाँ पर अगर एजुकेशन की बात की जाए तो अभी भी यहाँ मूलतः उतनी सुविधाएं नहीं है। आपको यहाँ से मूव आउट करना ही पड़ेगा, आपको बाहर की तरफ रुख करना ही पड़ेगा। और देखिए अगर किसी का फाइनेंशियल बैकग्राउंड इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है तो काफ़ी मुश्किलों भरा ये दौर हो सकता है। तो मैंने आपके उसमें देखा है, आपने पंचायतों में भी काफ़ी ग्रो अप किया है, काम लेना देना, उन चीज़ों में काफ़ी नॉलेज रुचि रखते हैं आप। तो नौजवान उस हिसाब से कैसे अर्न कर सकते हैं? देखिए सबसे पहले तो आपको होना चाहिए कि आप किस सेगमेंट में, सबसे पहले अपने को एक सेगमेंट में डिवाइड करना बहुत ज़रूरी है। जैसे अगर आप शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं अभी, या फिर एजुकेशन डिपार्टमेंट में कुछ ऐसा कि आप अभी कर रहे हो, तो सबसे पहले अनएम्प्लॉयमेंट में अपना नाम दर्ज करवाएं। उससे क्या होता है, जो सरकार की योजनाएं होती है, अगर कभी सरकार को लगता है कि
ये बच्चा ये डिग्री हायर की है इसने और ये हमारे काम आ सकता है, तो सरकार ज़रूर उसको वहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी देती है, जो कि बाद में एक बड़ी अपॉर्चुनिटी में भी तब्दील हो सकती है, क्योंकि उसका एक वर्क एक्सपीरियंस काउंट होता है। बाकी देखिए, अगर बाकी चीज़ों की बात की जाए तो हमारा जो इलाका है ये कृषि प्रधान क्षेत्र है, यहाँ बागवानी वाला क्षेत्र है, तो थोड़ा ध्यान ज़्यादा फोकस इस और करना बहुत ज़रूरी है। देखिए, अगर आप इस और बात ही कर रहे हैं तो एक भूमि सुधार आता है, सबको पता है, सब अवेयर है इससे, पर ये योजना कब से चली आ रही है, पर प्रश्न ये उठता है कि हमने कितना भूमि का सुधार कर दिया। अगर आप अभी भी खेत बागवान देखेंगे लोगों के, तो ये जो इसकी रूपरेखा की गई थी, जिसलिए किया गया था, और ये कोई ऐसा नहीं कि किसी की इसमें गलती, इसमें हमारी एक गलती है कि हम दूरदृष्टि से चीज़ों को नहीं देखते। जो भूमि सुधार हमारे कल को हमारी भविष्य का निर्माण कर सकता है, वही आज हमारे ऊपर बह रहा है, वही आज कभी डंगे उसके टूट रहे, उसका कारण सबसे बड़े हम हैं। क्योंकि देखिए, कभी भी कोई भी सरकार है, कोई भी प्रशासन है, जब आपको सुविधा देता है उसको अच्छी तरह से यूज़ करना एक आपकी भी, आपको इतना जागरूक तो होना चाहिए ना कि आप उन चीज़ों का ढंग से बेनिफिट ले सकें। मैं यही कहना चाहूँगा कि जो भी आप योजनाएं हैं, जो भी आप ये इनको अप्लाई करते हैं, या कुछ भी आप सुधार के लिए स्कीम्स को अप्लाई करते हैं, तो उसका ढंग से थोड़ा बुद्धि, आपको थोड़ा तो सोचना पड़ेगा कि भविष्य का सवाल है, थोड़ा चीज़ों को लेकर अवेयर तो रहना पड़ेगा, नहीं तो बाद में बहुत ज़्यादा मुश्किलें बढ़ सकती है। क्योंकि मैं देखता हूँ ना, अभी भूमि सुधार की आपने बात करी, तो आता जरूर है भूमि सुधार, लेकिन वो पैसा उस हिसाब से लगता नहीं है। देखिए, अभी जब आप देखेंगे कई लोग, आप अभी भी पंचायत में विजिट करेंगे तो आपको कहीं ना कहीं लोग निराश लगेंगे, हताश लगेगी कि हमारा भूमि सुधार का पैसा नहीं आ रहा। पर जब आता है क्या, कितना भूमि का सुधार करते हैं, ये देखिए, एक रिसोर्सेज को ढंग से यूज़ करना भी एक हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना। हम ऐसे नहीं कर सकते कि अब थोड़ा हमें भी तो सोचना होगा ना कि जिस पर्पज़ के लिए आपको फैसिलिटी दी गई है, आप उसी में यूज़ करें ना। वो आप ही के फ्यूचर के लिए, तो आपके बच्चों के भविष्य के लिए तो काम आएगा। अब आप देखिए, अब अगर आप इस इलाके की बात करते हैं तो ये टोटली यहाँ पर ड्राई एरिया है, हम टोटली यहाँ पर निर्भर बारिशों पर है अपने फसलों की सिंचाई के लिए, और खुदा ना खास्ता कभी यहाँ पर ऐसा ड्रॉट हुआ या बारिशें नहीं हुई तो हमारे पास क्या रिसोर्सेज बचते हैं। ये जो योजनाएं हैं, भूमि सुधार, ये टैंक्स वगैरह, ये उसी दिन तो काम आते हैं, पर अगर हम इनको ढंग से इम्प्लीमेंट नहीं करते तो कहीं ना कहीं भविष्य के साथ हमारा खिलवाड़। आप देखिए, अगर आप सर्वे उठाएंगे तो जो हमारा इलाका है वो 70 से 80% लोग यहाँ पर कृषि पे निर्भर हैं, तो थोड़ा हमें तो इस और ही पहल करना होगा ना, थोड़ा हमें इसी और ही सोचना होगा ना कि हमें अपने फसलों की कैसे देख रेख करें, कैसे उन्हें बचाएं। आज की डेट में अगर देखा जाए तो बच्चे जिस हिसाब से पढ़ाई कर रहे हैं, तो इस तरफ रुचि खत्म हो चुकी है बच्चों की। देखिए, मैं आपकी इस बात से पूर्ण रूप से सहमत हूँ कि आज की डेट में डॉक्टर का बेटा डॉक्टर चाहता है कि डॉक्टर का बेटा डॉक्टर ही हो, और किसान कभी नहीं चाहेगा कि मेरा बेटा भी किसानी करे। ये बिल्कुल ये है, मगर ऐसा नहीं है कि किसानी एक प्रॉफिटेबल बिजनेस नहीं है, मगर इसके साथ आपको शिक्षा को जोड़ना पड़ेगा, इसके साथ आपको टेक्नोलॉजी को जोड़ना पड़ेगा, आपको थोड़ा देखना पड़ेगा कि अभी देखिए, आप मशरूम का, अब सोलन की आप नींव देखिए, सोलन डिस्ट्रिक्ट की अगर आप देखें तो सोलन डिस्ट्रिक्ट आज की डेट में बहुत एडवांस हो चुका है, बहुत उन्नत हो चुका है, तो उसका जो मेन कारण है वो है मशरूम। उस और भी ध्यान दें, मशरूम आज की डेट में एक ऐसा रोजगार, अब आप देख लीजिए सोलन के कितने लोग हैं जिनका टर्नओवर का 5-6 करोड़ से ऊपर है, जो मशरूम की खेती पर निर्भर कर रहे हैं। तो एक ये अच्छा विकल्प है। थोड़ा देखिए, आपको पढ़े लिखे होने का मतलब भी है कि आप थोड़ी चीज़ों को आजमाएं, आप थोड़ा अलग चीज़ों को देखें, अपने नज़रिए से देखें। मशरूम कल्टीवेशन आजकल टॉप पर चला हुआ है, तो उस और भी ध्यान देना चाहिए। बाकी है जैसे कंपोस्टिंग वगैरह है, तो बहुत अच्छे आय के साधन उपलब्ध हो रहे हैं लोगों को, अगर उस और ध्यान दिया जाए। आप हमारा देसी गौवंश है, उस बारे में मैं थोड़ा बात करना चाहूँगा। हमारा जो देसी गौवंश है, इसकी वैल्यू भी कहीं ना कहीं अब आने वाले समय में लोगों को रियलाइज़ होने वाली है। देखिए, जो हमारा देसी गौवंश है, अभी हमारा सर्वे हुआ था, बायोडाइवर्सिटी बोर्ड की तरफ से मैंने एक सर्वे किया था, उसमें हमने पाया कि जो फसलों की गुणवत्ता हो निरंतर कम होती जा रही है। मैं जनरेशन टू जनरेशन बात कर रहा हूँ, ये कोई ऐसा नहीं है कि सिर्फ 10-15 साल की बात है, पर ये आप एक कम से कम 50-60 साल लेके चले तो उसमें जो अंतराल, जो उसमें जो चीज़ें हैं, जो उसमें परिवर्तन है, उसमें सबसे बड़ा है हमारा गौवंश।
हमने इनको अपने ओबरे से बेदखल कर दिया है। अब चाहे आप इसे अभिशाप मानो, चाहे कुछ कहो, इसका कहीं ना कहीं रीज़न रहा है कि हमारी जो एग्रीकल्चर आउटपुट है वो बहुत कम है। जो नेचुरल मिलना था खेती जी 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 जी, वो चीज़ नहीं मिल पा नहीं रही। हो पा रही, क्योंकि देखिए एक जो जानवर है, आप एक चीज़ देखिए, एक जानवर है जो पशु है, वो जब नेचुरल हैबिटेट में होता है वो वहाँ की इसमें इतना घुल जाता है कि वहाँ की वनस्पति जो जिससे वो अपना आहार पूरा करता है। आपने देखा होगा, अगर आप यहाँ के जो हमारे पशु है उसको अगर आप कभी गुजरात साइड ले जाओ या गुजरात की तरफ जाओ तो उनको सर्वाइव करने में थोड़ा दिक्कत आता है, क्योंकि एनवायरनमेंट की तरफ से ये इनका एक नेचुरल हैबिटेट होता है जो ये उस वातावरण में ढलते हैं। तो एक देखिए, एक जर्सी को एक विकल्प तो माना जाता है कि एक दूध का, चलिए वो भी अच्छा है, उसमें हालांकि हम नहीं मानते, क्योंकि एक डायरी फार्म भी, एक जो हमारी डायरी इंडस्ट्री भी एक बहुत बड़े आयाम स्थित करती है, तो उसमें वो कारगर है। मगर अगर आप देखेंगे जो हमारा क्या नाम, जो हमारा पशुधन है, जो हमारा स्वदेशी नस्ल है, इस और ध्यान देने की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि इनमें जो इनका जो इम्यून सिस्टम है, जो इनके दूध में गुणवत्ता, वो बहुत उनके मायने बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इसमें A2 प्रोटीन पाया जाता है जो हमारे स्वास्थ्य के लिए काफ़ी अच्छा आज की होता डेट है। में अगर देखा जाए तो जर्सी पे ज़्यादा फोकस है। देखिए जर्सी का मैं विरोध तो नहीं करूँगा, क्योंकि देखिए डायरी फार्मिंग है, जो हमारी डायरी इंडस्ट्री है, उसमें एक बहुत बड़ा रोल अदा करती है। मगर अगर इसके दूध की गुणवत्ता हमारे नस्ल से की जाए तो उसके सामने तो नहीं टिक पाती। आप एक चीज़ देखिए कि जो क्या नाम जर्सी का दूध है, बच्चों और बूढ़ों को वो आसानी से नहीं बचता, वो डाइजेशन में काफ़ी प्रॉब्लम करता है। मगर अगर वहीं अगर देखा जाए क्या नाम हमारा स्वदेशी नस्ल, ये उतना हार्म नहीं करता। ये है कुछ थोड़ा एक हमें भी है कि देखिए टेक्नोलॉजी की तरफ जाना ज़रूरी है, पर अपनी जो मूल सतह है उसको भूलना, फिर ऐसी टेक्नोलॉजी का फ़ायदा क्या, ऐसी टेक्नोलॉजी का फ़ायदा क्या। आज देखिए बड़े बड़े शहरों में देखिए कंक्रीट जंगल्स खड़े हो गए हैं, बड़े बड़े इंडस्ट्रीज़ खड़ी हो गई है, मगर उसका उन्होंने खामियाजा क्या भुगता है। मैंने आपको शुरू में एक बात कही थी कि अभी भी हम भाग्यशाली, क्योंकि अभी भी हम चीज़ों को सोच कर, विचार कर, बाकी दुनिया का हाल देख के यहाँ निर्माण कर सकते हैं। यहाँ पर एक ऐसी, मेरे कहने का मतलब है कि हमें यहाँ पर इको टूरिज़्म एक कंसेप्ट होता है जिसमें हम टूरिज़्म को ऐसा प्रमोट करते हैं कि वो हमारे एनवायरनमेंट को हार्म नहीं करता, उस और अग्रसर हो सकते हैं। ये चीज़ें आगे सबके लिए ही बेनिफिशियल होगी। तो आजकल जो फसलों में बीमारियां लग रही है वो भी शायद इसी रीजन की वजह से हुआ, क्योंकि लोग खाद वगैरह यूज़ कर रहे हैं। देखिए जो मेरी यहाँ के प्रोफेसर वगैरह से मेरी बात हुई थी, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड भी थोड़ा बायो से रहा है, मैं एज आ बॉटनी हॉनर्स मैंने की थी, तो मेरे अपने एक सर हैं उनसे भी बात हुई थी इस बारे में कि जो यहाँ पर फसलों की बीमारी है। देखिए यहाँ पर हमारा जो मूलतः जो क्रॉप फसल है वो लहसुन है, तो उसमें बीमारी का लगने का कारण उन्होंने कहा कि हम शिफ्टिंग कल्टीवेशन नहीं करते, एक ही ज़मीन पर बार बार ही लहसुन उगाते हैं, तो उससे क्या होता है, जो उसके बीमारी के कण होते हैं वो ज़मीन में फैल जाते हैं, जिसके कारण आप चाहे जितनी मर्जी, फिर जब एक वो उसका वायरस फैल गया, तब चाहे आप जितना मर्जी लंबे टाइम बाद उसका, अगर आप बड़े लंबे स्पैन बाद उसको ऐसे ही छोड़ दे तो उसका कोई आपको लाभ नहीं होने वाला। तो आपने देखा होगा जो हमारा यहाँ लहसुन की फसल, उसमें थ्रिप्स वगैरह कीड़े लग रहे हैं, उसकी जड़ें सड़ रही है और लोगों को भारी नुकसान हो रहा है। इसका कारण सबसे बड़ा है शिफ्टिंग कल्टीवेशन की। थोड़ा हमें मतलब फसल को शिफ्ट करना पड़ेगा, फसलों को थोड़ा चेंज करना पड़ेगा एक, हाँ, कुछ अंतराल के बाद, क्योंकि लहसुन ऐसी है कि वो आपकी आय के लिए तो अच्छा है, मगर वो अगर आप लंबे समय तक उसको लगाएंगे तो आपकी ज़मीन के लिए उतना लाभदायक नहीं है। थोड़ा उस और विचार भी करना होगा। बाकी ऐसा है कि अगर आपको लगता है कि आपके फसलों को बार बार नुकसान हो रहा है तो आपको इस बारे में चर्चा करनी चाहिए। अब जब आप क्या नाम पंचायत से जुड़े हो तो वहाँ पर भी आपको बोलना चाहिए कि ऐसे ऐसे हमें ये समस्या है। आजकल काफ़ी सारी हेल्पलाइन नंबर्स हैं, तो आपको वहाँ भी ज़रूर इस बारे में बात करनी चाहिए। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। धन्यवाद।